आखिर हम लोग पेंट क्यों करते हैं? आखिर गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स आपके मेकअप क्यों करते हैं? दो होते हैं रीजन मेकअप करने का। गर्ल्स सबसे पहला मेकअप तो इसलिए करते हैं सर ताकि खूबसूरत बहुत दिखें, मोर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस कह सकते हैं उसको। और दूसरा कोरोजन एक्शन से बचने के लिए। भाई क्या होता है ना कि गर्ल्स अगर धूप में बाहर निकल जाए तो काली हो जाती है ना। फिर हम लोग चपोट लेते हैं दुनिया भर के मेकअप से कब, ताकि फिर से काले से वो क्या हो जाए, गोरे हो जाए, ताकि मोर अट्रैक्टिव लगे वो आपका। तो दो रीजन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का या पेंट पोचाड़ा करने का, दो ही रीजन है बेसिकली। सबसे पहला अट्रैक्टिव दिखना चाहिए मुझे, और दूसरा है कि सर कोरोजन से बचना है मुझे। बस करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे अप्लाई कर देना है, परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगी। लेंथ कितना डिस्टर्ब हुआ, 10, यहाँ पे हो गया 10। अब चूंकि इंक्रीज किया गया तो यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, प्लस वाला। तो प्लस 200 डिवाइड बाई क्या होगा, 100 होगा। इसको सॉल्व कर लो तो 10 इंटू 210 बटा हो जाएगा 100, सॉल्व करेंगे आएगा 21%। बहुत आसानी से बन गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में टोटल 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट क्लास तक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को थोड़ा आगे की ओर बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारे पास पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप फर्स्ट लेक्चर पर इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जाने, लास्ट लेक्चर पर यानी कि लेक्चर नंबर 2 पर आपने पढ़ा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रोलाइसिस का आखिर क्या क्या एप्लीकेशन होता है। सबसे पहला एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रोलाइसिस का निकल करके आता है, टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ सबस्टेंस बाय यूजिंग फैराडे सेकंड लॉ। आपने लास्ट क्लास में फैराडे सेकंड लॉ के बारे में जाना है, जिसमें हमने आपको बताया था कि रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मास ऑफ द सबस्टेंस। इस फॉर्मूले के मदद से हम लोग किसी भी सबस्टेंस का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होकर के आता है, फैराडे सेकंड लॉ से ड्राइव होकर के आता है। ये पहली एप्लीकेशन हो जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस का। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और कॉपर, आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके बहुत सारे मेटल का प्रोडक्शन आप करवा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप उठा लो, सपोज मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने वाला हूं एक्वस कॉपर सल्फेट का। आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है ना, तो जितने भी कंपोनेंट हमारे पास मौजूद होते हैं वो कंपोनेंट आपका केटायन एनायन में सबसे पहले कन्वर्ट होता है। तो कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो बनेगा आपके पास कॉपर +2 और साथ में बनेगा SO4 2-, और एक्वस के फॉर्म में रखा गया है तो पानी भी मौजूद होगा यहाँ पर। तो पानी आपका कन्वर्ट हो जाएगा H+ और OH- के फॉर्म में। अब अगर मैं कैथोड पर रिएक्शन देखूं तो आपको पता है कि कैथोड पे केटायन इंटरेक्ट करता है और रिडक्शन की प्रोसेस आपको देखने को मिल जाती है। और आपको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये भी बता रखा है कि अगर एक से ज्यादा केटायन किसी सिस्टम पे मौजूद होते हैं तो वो केटायन कैथोड के तरफ सबसे पहले मूव करेगा जिसके पास डिस्चार्जिंग पोटेंशियल सबसे कम होंगे। और कॉपर +2 और H+ को अगर आप कंपेयर करते हैं तो कॉपर +2 का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है इन कंपेरिजन टू H+, यानी डिस्चार्ज सबसे पहले कौन हो जाएगा, कॉपर +2 हो जाएगा। तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग एनोडिक रिएक्शन देख लेते हैं तो आपको मैं ये भी बता रखा हूं कि जिस कंपोनेंट का केटायन डिस्चार्ज हो चुका है उसी कंपोनेंट का एनायन डिस्चार्ज होने की संभावना बहुत कम होती है। यानी कि कॉपर सल्फेट से कॉपर +2 डिस्चार्ज हो गया, तब वाटर से चलेंगे हम लोग तो OH- को डिस्चार्ज करेंगे, मतलब एक का केटायन तो दूसरे का क्या जाएगा, एनायन जाएगा।
तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस में कंसीडर कर रहा हूं, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर करके 2 मॉलिक्यूल पानी बना देगा और साथ में क्या बना देगा, ऑक्सीजन गैस बना देगा। ठीक है, आपने देखा कि हमने एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करके कैथोड पर कॉपर का मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। सिमिलरली इसका एक और एप्लीकेशन निकल करके सामने आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप नॉन मेटल का भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं या नॉन मेटल का भी मैन्युफैक्चर आप करवा सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इसका मैन्युफैक्चर हो सकता है, हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चर हो सकता है और क्लोरीन गैस का भी मैन्युफैक्चर आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसको भी एग्जांपल की मदद से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस मैं करने जा रहा हूं एक्वस NaCl का, है ना। अब NaCl आपका 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा, दैट इज Na+ और दूसरा क्या होगा, Cl-। और वाटर की बात आप करते हैं, चूंकि एक्वस का फॉर्म लिया गया है ना, तो वाटर तो बोलना पड़ेगा। तो एक बनेगा H+ और दूसरा क्या बन जाएगा बाबू, OH-। अब सबसे पहले आप कैथोड वाला रिएक्शन को आप देखो, तो आपको याद है कि सोडियम प्लस और H+ में H+ की डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होती है, तो H+ डिस्चार्ज कैथोड पर हो जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ H+ 2 इलेक्ट्रॉन खा करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका एक प्रकार का नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल का मैन्युफैक्चर आप कर लिए कैथोड पर। अब देखो, वाटर से आपका H+ चला गया, तो NaCl से क्या मूव करेगा, Cl-। तो एनोड वाला रिएक्शन अगर आप देखते हैं, तो एनोड पर आपके पास से Cl-, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो तो ये Cl2 बन जाएगा, ये भी आपके पास नॉन मेटल है। तो आप देखें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हमने नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चर करवा चुके हैं और Cl2 जो कि नॉन मेटल है इसका भी मैन्युफैक्चर हम लोग करवा चुके हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन आप समझ चुके हैं किस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप इक्विवेलेंट मास किसी भी सबस्टेंस का निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके मेटल का मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, लेकिन कौन कौन से मेटल आप ले सकते हैं, इंफीरियर मेटल बेसिकली, या फिर जिसकी डिस्चार्जिंग पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होती है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, मरकरी और कॉपर की बात आप कर सकते हैं। वहीं पर आपका कुछ कुछ नॉन मेटल का भी मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से होता है। जैसे आप देखिए ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चर भी हो सकता है, क्लोरीन का भी मैन्युफैक्चर हो सकता है, जिसमें हमने हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चर करके दिखा दिया और क्लोरीन का भी मैन्युफैक्चर करके दिखा दिया। ठीक है, तो पहले इसको जरा आप कॉपी कर लो, इसके बाद कुछ कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कुछ और एप्लीकेशन है हमारे पास इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम वेरियस इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का भी मैन्युफैक्चर आप इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैन्युफैक्चर आप करवा सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं और नाइट्रिक एसिड का भी मैन्युफैक्चर आप करवा सकते हैं। आप करके देखिए कैसे। जैसे कि मान लो मैं एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, तो अभी आपने जस्ट देखा था कि हमारे पास मैन्युफैक्चर पर एक तो हाइड्रोजन गैस और दूसरा क्या हुआ था, क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और क्लोरीन गैस आपका एनोड पर प्रोड्यूस हुआ था बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं या फिर पूरा ही करके दिखा देता हूं, जैसे NaCl था तो ये ब्रेक हुआ था आपके पास Na+ और Cl- के फॉर्म में। वहीं पर एक्वस है तो पानी भी इस्तेमाल करना होगा, ये कन्वर्ट होगा आपके पास H+ और OH- के फॉर्म में। सबसे पहले कैथोडिक रिएक्शन देखो, कैथोड पर कौन माइग्रेट करेगा बाबू, H+ माइग्रेट करेगा ना, तो H+ 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। वहीं पे दूसरी तरफ एनोड के बारे में बात करते हैं, तो एनोड पे कौन मूव करेगा, Cl-। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बना देगा, Cl2 बना देगा। अब सिस्टम से H+ खत्म हो गया, Cl- खत्म हो गया, तो सॉल्यूशन पे बच क्या जाएगा, Na+ और OH- बच जाएगा ना, यानी सॉल्यूशन पर हो गया आपके पास
NaOH। तो आप देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली आप सल्फ्यूरिक एसिड का भी मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, नाइट्रिक एसिड का भी मैन्युफैक्चर आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइसिस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे आपके घर पे कोई भी लोहे का अगर सबस्टांस है तो उस लोहे के सबस्टांस को आप आमतौर पे पेंट करके रखते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सर लोहे का जो मेटल होता है ना वो इंफीरियर होता है और उसको पेंट करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कुछ दिन के बाद उस लोहे के सबस्टांस पे जंग लग जाते हैं, कोरोजन लग जाते हैं। तो आप क्या किए कि इंफीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल का एक कोटिंग कर दिए। इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, अगर आप इस वाले बोल्ट पर नोटिस करें तो यहाँ पे कोई पेंट पोचाड़ा नहीं किया गया, लेकिन इस पे ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया। अगर इस बोल्ट को ऐसे ही छोड़ दोगे ना 2-4-10 साल तक तो इसमें जंग लग जाएगा, कोरोजन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी इंफीरियर मेटल के फॉर्म में। लेकिन इसके ऊपर हम लोग कलर चढ़ा देंगे, बेसिकली जिंक मेटल की कॉम्बिनेशन वाले कलर को चढ़ाए जाते हैं, जिसके वजह से ये कोरोजन से बच जाता है। तो किसी भी इंफीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल का कोटिंग करना, इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके ही किया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग को मैं डिफाइन करूं तो आप क्या कह सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ inferior metal with superior metal by the help of electrolysis called इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, अगर लोहे के ऊपर जिंक का कोटिंग करते हैं तो है ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही, लेकिन इसके ये स्पेशल नाम पड़ता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन स्पेशल टर्म आपको देना पड़ेगा जब आप लोहे के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग करते हैं, यानी कि लोहा आपका इंफीरियर मेटल की तरह बिहेव करेगा, वहीं पे जिंक जो होंगे जिससे आप पेंट कर रहे हो या फिर कोटिंग कर रहे हो वो एक सुपीरियर मेटल की तरह काम करेगा, है ना। लेकिन प्रोसेस याद रखना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही वो पार्ट है, लेकिन स्पेशल नाम होगा गैल्वेनाइजेशन। क्या नाम होगा? गैल्वेनाइजेशन। तो यहां पे एक मैं छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं, द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन with zinc called galvanization। और ये आपने 10th क्लास पे पढ़ रखा है इसके बारे में कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। एक मरतबा रिकॉल कर लो जरा। सबसे पहला क्या था कि आप फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज करके किसी भी सबस्टांस का इक्विवेलेंट मास को निकाल सकते हैं। दूसरा क्या एप्लीकेशन था? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप कुछ कुछ मेटल का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल का भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने क्या बताया? किसी भी इंफीरियर मेटल के ऊपर सुपीरियर मेटल का कोटिंग करना बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर आप आयरन का करते हो बाय द हेल्प ऑफ जिंक, मतलब आयरन जो है आपका उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करनी है, तो है ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही पार्ट, बट स्पेशल नाम दिया जाएगा इसका गैल्वेनाइजेशन। ये कुछ एप्लीकेशन थे, पहले इसको भी जरा कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चले बच्चों, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे
इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने टॉपिक लगा रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इट। इट कहने का मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना। आखिर हम लोग पेंट क्यों करते हैं? आखिर गर्ल्स जो होती हैं, गर्ल्स आपके मेकअप क्यों करते हैं? दो होते हैं रीजन मेकअप करने का। गर्ल्स सबसे पहला मेकअप तो इसलिए करते हैं सर ताकि खूबसूरत बहुत दिखें, मोर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस कह सकते हैं उसको। और दूसरा कोरोजन एक्शन से बचने के लिए। भाई क्या होता है ना कि गर्ल्स अगर धूप में बाहर निकल जाए तो काली हो जाती है ना। फिर हम लोग चपोट लेते हैं दुनिया भर के मेकअप से कब, ताकि फिर से काले से वो क्या हो जाए, गोरे हो जाए, ताकि मोर अट्रैक्टिव लगे वो आपका। तो दो रीजन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का या पेंट पोचाड़ा करने का, दो ही रीजन है बेसिकली। सबसे पहला अट्रैक्टिव दिखना चाहिए मुझे, और दूसरा है कि सर कोरोजन से बचना है मुझे। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस तो आप दे सकते हैं, टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, मोर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। दूसरा, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, है ना। अब आयरन के केस में अगर मैं बात करूं तो कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग कहते हैं बाबू रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। और रस्ट जो होता है, दिस इज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2, जहां पे X है अमाउंट ऑफ वाटर। होता कुछ ऐसा है ना कि अगर आप लोहे को 2-4-10 साल के लिए आप बाहर निकाल दो, पानी जिस पे पड़ सके, तो वहां पे लगातार वाटर पहुंचता है, लगातार ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, जिसके वजह से वो आयरन आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड। और साथ में हाइड्रेटेड के फॉर्म में भी होते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं रस्ट इज अ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूला माइंड में रखना, Fe2O3.XH2। अब रस्ट होने के बाद लोहा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ना। तो आपको मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पूरा मैटर समझा दिया है, इसको पहले आप कॉपी कर लो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थिकनेस ऑफ लेयर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर। मान लो हमारे पास लोहे का एक कोई रॉड है और इसमें हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, लेट अस डायमेंशन ऑफ शीट इज इक्वल टू A इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया हम लोग मान के चल लेते हैं कितना इसका, A इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर, इसको मैं मान लेता हूं C सेंटीमीटर। नाउ अगर हम लोग पूरी वॉल्यूम बात करें तो वॉल्यूम आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज अ एरिया इंटू लेंथ, दिस इज वॉल्यूम। अब एरिया कितना है बाबू? A इंटू बी, और लेंथ हमारे पास यानी कि थिकनेस कितना है? C, दैट विल बी A इंटू बी इंटू C सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इस सीट का पूरा वॉल्यूम मिल चुका है। नाउ हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर होता है गिवन मास अपॉन वॉल्यूम। दैट मीन्स m बराबर क्या लिखा जा सकता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा जा सकता है। अब वॉल्यूम आपको मिल चुका है कितना? A इंटू बी इंटू सी। देयरफॉर हम लोग कर सकते हैं m इज इक्वल टू d, और v के जगह पर हो गया A इंटू बी इंटू सी। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ से। फ्रॉम फैराडेज फर्स्ट लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ाया था? m इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई 96500 कूलम पढ़ा रखे हैं। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, और फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए। चलते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर कर ले तो जहां पर m है वहां पर इस वाले को यूज किया जा सकता है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा?
तो बन जाएगा E इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई 96500 कूलम इज इक्वल टू D इंटू ए इंटू बी इंटू सी। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप थिकनेस ऑफ कोटेड लेयर को निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको थिकनेस को कैलकुलेट करना है। थिकनेस कहने का मतलब क्या है कि आप सी को यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। इसको पहले आप कॉपी कर लो, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या है तो आप जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट, है ना। अगर मैं बोल लूं भी क्या है आपके पास, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास भी, और उस कंडक्टर पर आपके पास करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि भाई अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी आपका बढ़ना चाहिए, और पोटेंशियल कम होगा तो करंट भी आपका क्या होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। नाउ इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लेकर के आते हैं आर, जहां पे इस आर को हम लोग कहते हैं बाबू रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट दौड़ रहा है तो इस रेजिस्टेंस का काम है कि उसके करंट को अपोज करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको फटाफट कॉपी कर लो, उसके बाद डिटेल में लेके चलते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने अभी बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, कि अगर किसी कंडक्टर से करंट दौड़ रहा है तो इस रेजिस्टेंस का काम है कि उसके दौड़ने को रोकेगा। किसके दौड़ने को, करंट के दौड़ने को अपोज करेगा, कि भाई हमारे तरफ से आप करंट फ्लो मत करिए। तो आप बेसिकली रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड provided the flow of current through conductor offered by electrolytic solution called रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। और रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कि भाई लेंथ को अगर आप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length of wire and inversely proportional to area of cross section। मतलब अगर हम लोग R इसको रेजिस्टेंस कह लेते हैं, L इसको हम लोग लेंथ ऑफ वायर कह लेते हैं, और कैपिटल A इसको हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन आप क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि सर लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन एरिया बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज आप यहां पे माइंड में रखें, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस का यूनिट सबको पता है, क्या होता है बाबू? ओम, OHM। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। कर सकते हैं, पहले इसको आप कॉपी कर लो, इसके बाद थोड़ा हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विथ द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको फिजिक्स का इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। फिलहाल हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा समझेंगे और इसके माध्यम से हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर होता है, और इस गैल्वेनोमीटर के आजू बाजू टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपके पास सेकेंड रेजिस्टेंस, ये हो गया आपके पास थर्ड रेजिस्टेंस, और ये वाला हो गया आपके पास फोर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको नाम दे दिए हम लोग R1, इसको नाम दे दिया मैंने R2, इसको मैंने नाम दे दिया R3, और इसको मैंने नाम दे दिया R4। अब इन दोनों सेगमेंट को हम लोग DC वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। याद रखना, यहां पे DC ही आपको इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट करंट ही आपको इस्तेमाल करना है, AC मत यूज कर देना। ठीक है, AC क्यों नहीं यूज करते हम लोग आगे बात करेंगे। साथ में यहां पर ये जो आपके पास R2 है ना बाबू, इस R2 को हम लोग कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस मतलब ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है। अब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का एक खासियत है, खासियत ये है कि सर ये जो गैल्वेनोमीटर आपको दिखाई दे रहा है ना, गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग शो नहीं करती है। यही खासियत है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का। और दूसरे टर्म में ये भी बोला जाता है कि गैल्वेनोमीटर वर्क नहीं करेगा तो R2 और R3 दोनों सीरीज में आ जाएंगे, R1 और R4 दोनों क्या आ जाएगा? सीरीज पर आ जाएगा। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर वर्क करता वैसे सिचुएशन में इसकी कॉम्बिनेशन बदल जाती। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज का यही खासियत है, यहां पे गैल्वेनोमीटर वर्क नहीं करता, जिस वजह से R2 और R3 आपके सीरीज पर आ जाएंगे, R1 और R4 आपका सीरीज पर आ जाएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो रिलेशन निकल करके आता है दैट इज R2 अपॉन R3। R2 अपॉन R3 मतलब R2 अपॉन R3 का जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा R1 अपॉन R4 के रेशियो का, यानी कि R1 एंड R4 के रेशियो का इक्वल होगा। अब यहां से हमें कैलकुलेट कर लेना है बाबू R2, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। R2 आपको कैलकुलेट करना है। अब R2 निकालने के लिए आप R3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1 R3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? R4 हो जाएगा। दिस इज अ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि सर इस ब्रिज में गैल्वेनोमीटर वर्क नहीं करता। अब गैल्वेनोमीटर वर्क नहीं करने की वजह से R2 और R3 सीरीज पर आ जाते हैं और R1 और R4 भी आपका सीरीज पर आ जाता है। ठीक है, और रिलेशन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है। कर सकते हैं, पहले इसको कॉपी करो, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टेंस के बारे में। जो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है कि फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा, जबकि कंडक्टेंस क्या करता है कि फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करेगा कि भाई आप करंट पास करें तो कंडक्टेंस हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या करेगा? उसी करंट को अपोज करेगा। तो सिंपल बात हम लोग ऐसा कहते हैं कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होगा। कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल G। किसके साथ डिनोट करते हैं? कैपिटल G के साथ डिनोट करते हैं।
यानी कि आप कह सकते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, 1 अपॉन रेजिस्टेंस होगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है। अब कंडक्टेंस को दिखा लो G के साथ और रेजिस्टेंस को दिखा लो बाबू R के साथ। ना इस कंडक्टेंस का अगर आप यूनिट पता करते हैं तो क्या यूनिट हो जाएगा बताओ तो, 1 अपॉन रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बाबू साइमन, क्या बोलते हैं, साइमन। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बाबू मोहू, दैट इज MHO। अब देखना जरा, OHM है, दिस इज ओम। ये किसका यूनिट मिला था, रेजिस्टेंस का यूनिट मिला था। अब रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस कहलाता है। यूनिट कैसे देखो, अगर आप इधर से पढ़ेंगे ओम तो रेजिस्टेंस का यूनिट होगा, और उल्टा पढ़ेंगे दैट इज MHO तो इसको बोलेंगे हम लोग दिस। ये यूनिट होगा आपके पास कंडक्टेंस का। तो ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का, और मोह किसका यूनिट है, कंडक्टेंस का। अब मोह का साइन कैसा होता है, तो ओम का साइन का ठीक उल्टा होता है। आप इसको साइमन भी नाम देते हैं, और साइमन को हम लोग कैपिटल S के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंडक्टेंस का यूनिट लिया जाता है। बेसिकली जो हम लोग कंडक्टेंस का यूनिट जो बार बार इस्तेमाल में लाते हैं वो साइमन वाला है। कौन सा है, साइमन वाला। साइमन वाला बार बार इस्तेमाल में आएगा। कभी कभार आपका मोहू वाला पूछ देता है, और कभी कभार आपका ओम इनवर्स पूछ देता है, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल में आएगा वो साइमन वाला ही इस्तेमाल में आएगा। कर सकते हैं, पहले इसको कॉपी करो, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चले बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा रजिस्टिविटी के बारे में। रजिस्टिविटी क्या है, तो हम लोग अभी पढ़े थे कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया पढ़े थे। अब इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं रॉ इनटू लेंथ अपॉन एरिया। ये जो रॉ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। अब रजिस्टिविटी को आप डिफाइन कैसे करोगे, मान लो ऐसा, इफ लेंथ ऑफ वायर आप 1 सेंटीमीटर कर लीजिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, देन आर बराबर क्या लिख सकते हैं, रॉ इंटू 1 अपॉन 1। देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रॉ हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि रजिस्टिविटी जो है आपका रेजिस्टेंस के बराबर होगा, बशर्ते कि उस वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो डिफाइन कैसे किया जा सकता है, रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर when length of the conductor is 1 centimeter and have area of cross section is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर लेंथ का 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया जाए किसी भी कंडक्टर का, तो उस समय का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका रेजिस्टिविटी कहलाता है। अब रेजिस्टिविटी का आप यूनिट पता कर लें। इसका यूनिट आप कैसे चेक करोगे, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अगर हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल लें तो क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। कर सकते हैं, यानी इसका यूनिट करना हो तो रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया सर ओम, एरिया का यूनिट हो गया सर सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट हो गया सर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ओम सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब याद रखना, ये जो सेंटीमीटर के फॉर्म में है ये सीजीएस यूनिट है। कौन सा है, सीजीएस यूनिट। और सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में लिख देते हैं दैट इज ओम मीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास एसआई यूनिट। क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया ये भी आपको पता चल चुका है। रेजिस्टिविटी क्या होता है कि अगर वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर फिक्स करें
और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर फिक्स करें, तो उस समय का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका रेजिस्टिविटी बनेगा। कर सकते हो ना? इसको कॉपी करो, फिर इसके बाद आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंडक्टिविटी। अब देखना जरा, रेजिस्टेंस का उल्टा आपने कंडक्टेंस बोला, रेजिस्टिविटी का उल्टा आपको कंडक्टिविटी बोलना पड़ेगा, है ना? सिंपल है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या कहेंगे हम लोग? कंडक्टिविटी इज द reciprocal of the resistivity अब कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कप्पा। ये के नहीं है, दिस इज अ कप्पा, KAPPA, इसको हम लोग कप्पा कहते हैं, के मत बोलना, ठीक है? नाउ अगर मान लो हमारे पास के जो है, सॉरी कप्पा जो है, दिस इज अ कंडक्टिविटी और रॉ जो है आपके पास, दिस इज अ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। नाउ अगर आप इसका यूनिट पता करते हैं, तो के का यूनिट लिखने के लिए 1 अपॉन रॉ, रॉ का यूनिट क्या होता है? दिस इज अ ओम सेंटीमीटर, अभी जस्ट पढ़ाए थे हम लोग, पढ़े ना? या फिर आप क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं। भाई ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? मोहू सेंटीमीटर इनवर्स कर सकते हैं। अब जब ये सेंटीमीटर के फॉर्म में लिखा गया है, देन ये सीजीएस यूनिट बनेगा, और अगर सेंटीमीटर को रिप्लेस करके मीटर कर देते हैं तो एसआई यूनिट हो जाएगा वो। मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कह लो, या फिर साइमन मीटर इनवर्स कह लो, या फिर मोहू मीटर इनवर्स कह लो, ये क्या है? आपके पास एसआई यूनिट है। क्या है आपका? एसआई यूनिट है, ठीक है? इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर और भी सामने आता है। क्या सामने आता है देखो जरा, जैसे कि कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ये तो जान गए आप, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और रॉ बराबर अभी आपने जस्ट देखा था रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन को उठा के आप फर्स्ट वाले में पुट कर दो, क्या मिल जाएगा देखो तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड को अगर आप फर्स्ट पे रखते हैं तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस इनटू एरिया, और लेंथ किधर चला जाएगा बाबू? तो ऊपर चला जाएगा। या फिर इसी को हम लिखेंगे ऐसा, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब यहां पे एक चीज को नोटिस करना जरा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, दिस इज कंडक्टेंस, एंड लेंथ अपॉन एरिया को स्पेशल नाम दिया जाता है सेल कांस्टेंट। क्या नाम दिया जाता है? सेल कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको ऐसा करूं, कंडक्टिविटी, ये क्या है बाबू? दिस इज अ कंडक्टिविटी। ये क्या होगा आपके पास? दिस इज अ कंडक्टेंस। ये क्या है आपका? कंडक्टेंस है। और लेंथ अपॉन एरिया को स्पेशल नाम देते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है? तो आपको यहां से क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि सर कंडक्टिविटी जो होगा दिस इज अ इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये वाला को माइंड में आप रखना। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू पर, बोर्ड वाले एग्जाम पर, ठीक है? नीट जेई पे तो नहीं पूछता है इतना छोटा सा, लेकिन बोर्ड वाले पे आमतौर पे कभी कभार ये वाला पूछ लेता है।
कि कंडक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स इनटू सेल कांस्टेंट, तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या इस्तेमाल करना होगा, कंडक्टेंस इस्तेमाल करना होगा। अब एक सवाल यहां पर और पूछता है, क्या सवाल पूछता है, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, यह भी सवाल पूछता है। अभी मैंने बताया कि जो सर सेल कांस्टेंट है ना, दिस इज अ लेंथ अपॉन एरिया। अब लेंथ का यूनिट क्या है आपके पास, सेंटीमीटर, और एरिया का यूनिट आप ले सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कटेगा तो बनेगा यहां पर सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि सीजीएस यूनिट अगर बात करते हैं दिस इज अ सेंटीमीटर इनवर्स, और एसआई यूनिट बात करते हैं दिस इज अ मीटर इनवर्स। कर सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है कंडक्टिविटी के बारे में। पहले इसको आप कॉपी कर लो, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी का मेजरमेंट भी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के माध्यम से ही करते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं एक पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी also by व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा था, तो हमारे पास सर एक गैल्वेनोमीटर था, और इस गैल्वेनोमीटर के आजू बाजू टोटल 4 रेजिस्टेंस थे। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया सेकेंड रेजिस्टेंस, एक हो गया सर यहां पर थर्ड रेजिस्टेंस, ये हो गया आपके पास थर्ड रेजिस्टेंस, और ये वाला हो गया आपके पास फोर्थ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया था R2, दिस इज R3, दिस इज R1 एंड दिस इज R4। फिर हमने बोला था कि ये जो R2 है इसको स्पेशल नाम देते हैं, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, है ना। अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे बाय एसी वोल्टेज। किससे सप्लाई करना है, एसी सप्लाई करना है। यहां पर ध्यान देना, रेजिस्टेंस वाले में आपने सप्लाई किया था डीसी, लेकिन कंडक्टिविटी वाले में आपको सप्लाई करना है एसी। क्या सप्लाई करना है, एसी। दिस इज एसी करंट। नाउ अगर अननोन रेजिस्टेंस आप बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, R2 अपॉन R3 इज इक्वल टू R1 अपॉन R4। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशन होता है, क्योंकि भाई गैल्वेनोमीटर वर्क नहीं करते यहां पर, तो इसका और इसका रेशियो इसका इसके रेशियो के बराबर होता है। देयरफॉर R2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज R1 इंटू R3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा। नाउ आप यहां पे एक चीज मान लो, L जो है आपके पास दिस इज अ लेंथ ऑफ वायर, और A जो है हमारे पास दिस इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन कप्पा इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब यहां पे कौन सा रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, दैट इज R2। अब बस करना कुछ नहीं है, R2 की वैल्यू उठाकर रख देना यहां पर। देयरफॉर आपके पास रिजल्ट क्या मिल जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R2। R2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, R1 R3 और ऊपर चला जाएगा R4 इंटू लेंथ अपॉन एरिया। आप यहां से K की वैल्यू, सॉरी कप्पा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे सवाल ये आता है कि सर यहां पे एसी वोल्टेज क्यों सप्लाई किया गया। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं, पहले आप इसको कॉपी कर लो। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डीसी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एसी। यहाँ पे इन प्लेस दो बार लिखा गया ना, इन प्लेस ऑफ एसी ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस।
जो कंडक्टेंस का मेजरमेंट करने के दौरान या फिर कंडक्टिविटी का मेजरमेंट करने के दौरान डीसी के जगह पर एसी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है, डीसी में आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी, और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा तो बार बार वहां पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता चला जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के ऊपर पोलराइजेशन देखने को मिलेगी। अब इलेक्ट्रोड पे अगर बार बार पोलराइजेशन होगा तो वैसे सिचुएशन पे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग तो डीसी वोल्टेज को अवॉइड करके हम लोग एसी वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, ताकि डीसी वोल्टेज वाला झंझट खत्म हो जाए, ना तो इलेक्ट्रोलाइसिस रहे और ना ही वहां पे कोई पोलराइजेशन देखने को मिले। समझ रहे बात को? नाउ यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, जरा ध्यान देना जरा। ये न्यूमेरिकल्स आपको निकालना होगा तब जब हमारे पास परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी क्या क्या आएगा। सबसे पहला टाइप आता है कि लेंथ डिस्टर्ब किया जाता है। लेंथ को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, लेंथ ऑफ वायर को डिस्टर्ब कर देगा। तो वैसे सिचुएशन पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, ये तो जानते ही आप। अगर लेंथ डिस्टर्ब करेगा ना तो एक बार लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेना और एक बार लेंथ से डिवाइड कर देना, ताकि रिजल्ट आपका ऐसा बन जाए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर एंड एरिया इनटू लेंथ क्या बन जाए, वॉल्यूम बन जाए। और वॉल्यूम ऑफ वायर को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे तो रिलेशन आ जाएगा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल्स के लिए काम में आएगा। दूसरा क्वेश्चन पर यहां पे कभी कभी पूछ लेता है एरिया डिस्टर्ब पर, एरिया डिस्टर्ब पर। तो एरिया डिस्टर्ब अगर हो तब क्या करना है, जरा देखो। हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब एरिया डिस्टर्ब किया गया तो एक मर्तबा एरिया से मल्टीप्लाई कर देना और एक मर्तबा एरिया से डिवाइड कर देना। अगर लेंथ डिस्टर्ब करेगा तो लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, और एरिया डिस्टर्ब होगा तो एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा, और एरिया इंटू एरिया क्या लिखेंगे, एरिया स्क्वायर। देयरफॉर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, एरिया स्क्वायर मिलेगा। ये वाला फॉर्मूला आपको तब इस्तेमाल करना है जब हमारे पास क्वेश्चन पे एरिया को डिस्टर्ब किया गया। ठीक है, तीसरा जो डिस्टर्बेंस यहां पर मिलता है वो रेडियस डिस्टर्बेंस होती है, रेडियस डिस्टर्ब। अब रेडियस डिस्टर्ब होगा तो कैसे करोगे, जैसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, अब एरिया को एक मर्तबा मल्टीप्लाई करना, एरिया को डिवाइड करना, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया स्क्वायर मिल जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वायर कांस्टेंट ही लेके चलेंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, एरिया स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग एरिया कितना लिख लेंगे, दिस इज अ पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे आर क्या है आपके पास, रेडियस, क्या है, रेडियस है। अगर एरिया के जगह पे यहाँ पे पुट करें तो रिजल्ट क्या मिल रहा होगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया के जगह पर हो गया पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देयरफॉर रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमारे पास, रिजल्ट क्या मिल जाएगा, तो रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा आपके पास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पाई तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये तीन टाइप के यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जो आमतौर पे एग्जाम में पूछा भी जाए। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आपको घबराना नहीं, आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि लेंथ को डिस्टर्ब किया गया, लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, एरिया को डिस्टर्ब किया गया तो एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और अगर रेडियस से डिस्टर्ब किया गया है तो एरिया से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन लास्ट में एरिया का वैल्यू पुट करके रेडियस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर वायर की लेंथ 10% बढ़ा दिया जाता है
देन व्हाट इज द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। अगर आप ध्यान से देखो तो इंक्रीज किया गया लेंथ को, यानी लेंथ को डिस्टर्ब किया गया है। तो अगर लेंथ डिस्टर्ब है ना बाबू, तो आपको लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से ही डिवाइड करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। सबसे पहले आप मान लो R1, दिस इज अ इनिशियल रेजिस्टेंस। ये क्या है आपका इनिशियल रेजिस्टेंस है। और दूसरा है हमारे पास R2, इसको बोल लेते हैं हम लोग फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस। फिर एक मैं लेता हूं L1। L1 क्या है आपके पास, दिस इज अ इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ। और L2 ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ फाइनल लेंथ। अब लेंथ को 10% इंक्रीज कर रहा है, यानी जो L2 है ना वो किसके बराबर होगा, पहले था सर L1 और L1 का 10% बढ़ा दिया जा रहा है, यानी L1 इंटू 10 बाई क्या होगा 100 होगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो L2 इज इक्वल टू क्या होगा L1 प्लस 0.1 L1, यानी कि L2 बराबर होगा 1.1 L1। और अभी हम लोग जस्ट देखें कि सर लेंथ डिस्टर्ब होता है तो हम लोग के पास लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है, लेंथ से डिवाइड करना होता है, जिस वजह से रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या बना देना है, कांस्टेंट बना देना है, जिसके वजह से रिजल्ट हमें मिला था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं फॉर इनिशियल के लिए, इनिशियल तो इनिशियली आप कह सकते हैं कि सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू L1 का स्क्वायर। और फाइनल के लिए आप कह सकते हैं, फाइनल के लिए क्या कह सकते हैं, R2 इज इक्वल टू K इंटू L2 स्क्वायर, जहां पर K एक कांस्टेंट है ना। अब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। K और K दोनों क्या हो गया आपका, कट गया। नाउ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 आपके पास कितना है, तो L1 ही है सर, लेकिन L2 कितना हो चुका है, 1.1 L1 हो चुका है, 1.1 L1 का स्क्वायर। L1 से L1 कटेगा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 1.1 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये होगा बाबू 1.21। 1.1 का स्क्वायर कितना होगा, 1.21 होगा। देयरफॉर R2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो 1.21 R1 मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो देख लो परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100, ऐसे निकालते हो। फाइनल में से इनिशियल माइनस करो और फिर इनिशियल के रिस्पेक्ट में देख लो। R2 कितना मिला आपके पास, 1.21 R1 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इनटू होगा 100। ना इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 0.21 R1 डिवाइड बाई R1 इनटू क्या होगा 100 होगा। R1 से R1 कटेगा तो परसेंटेज आपको चेंज कितना मिल जाएगा, 21% मिल जाएगा। इसका मतलब अगर लेंथ को 10% आप इंक्रीज करते हैं वायर का, तो उसकी रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएंगे, 21% बढ़ जाएंगे। ध्यान सिर्फ यही देना है कि क्वेश्चन में अगर लेंथ डिस्टर्ब होगा तो लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, एरिया डिस्टर्ब होगा एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। ठीक है, इसको कॉपी करो। इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन आपने देखे, ये तो काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया ना, लेकिन आप इसका शॉर्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बहुत आसान सा एक लाइन में बन जाएगा। ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं, देखना चाहते हैं ध्यान से। जादू तेरी नजर, जादू, ये जादू काम करेगा कब, जब परसेंटेज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, अगर लेंथ में चेंज किया गया हो तभी ये फॉर्मूला काम करने वाला है। आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L इंटू L प्लस माइनस 200 बाई 100।
डायरेक्ट एकदम इस्तेमाल कर लेना। प्लस का साइन आप तब इस्तेमाल करोगे जब लेंथ इंक्रीज किया जा रहा होगा, और माइनस का साइन आप तब इस्तेमाल करोगे जब लेंथ डिक्रीज किया जा रहा होगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को आप देखें, तो प्रीवियस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस बाई 10% था। लेंथ ऑफ वायर कितना इंक्रीज किया गया था? 10% इंक्रीज किया गया था। बस करना क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे अप्लाई कर देना है, परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगी। लेंथ कितना डिस्टर्ब हुआ? 10, यहां पे हो गया 10। अब चूंकि इंक्रीज किया गया तो यहां पे साइन कौन सा लगेगा? प्लस वाला। तो प्लस 200 डिवाइड बाई क्या होगा? 100 होगा। इसको सॉल्व कर लो तो 10 इंटू 210 बटा हो जाएगा 100, सॉल्व करेंगे आएगा 21%। बहुत आसानी से बन गया। एक तो ये सॉल्यूशन है और एक तो ये सॉल्यूशन। तो ये वाला काफी लंबा हुआ लेकिन बना जरूर, लेकिन इसका शॉर्ट सॉल्यूशन कौन सा है? डायरेक्ट ये फॉर्मूला माइंड में रखना है। कर सकते हैं? चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस बाय 10%। इस बार एरिया को डिस्टर्ब किया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कितना परसेंटेज चेंज होगा रेजिस्टेंस का। ठीक है, कैसे बनेगा? तो आप एक काम करो, R1 कह लो इनिशियल रेजिस्टेंस, एंड R2 आप कह लो फाइनल रेजिस्टेंस। A1 आप कह लो एरिया जो इनिशियल था, और एक है आपके पास A2, इसको बोल लो एरिया जो कि फाइनल था। ठीक है, अब एरिया को क्या करना है बाबू? 10% डिक्रीज करना है, यानी जो A2 होगा ना, A1 माइनस क्या होगा? A1 का 10% कम हो जाएगा। यानी A2 बराबर क्या लिख सकते हैं? A1 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 0.1 A1 हो जाएगा। यानी A2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 0.9 A1 लिख सकते हैं। ये आपके पास फाइनल एरिया हो चुका है। नाउ चूंकि एरिया को डिस्टर्ब किया गया है तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया होता है। एरिया डिस्टर्ब है तो एरिया से मल्टीप्लाई करो, एरिया से ही क्या करो? डिवाइड करो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ इंटू एरिया को वॉल्यूम कह लो, और एरिया इंटू एरिया को आप एरिया स्क्वायर कह लो। अब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। रिलेशन कैसा मिलेगा? अगर मैं यहाँ पे R1 अपॉन R2 लिखूं, अब देखना कैसे लिखोगे आप। R ऊपर है तो एरिया किधर है? नीचे। यानी कि R1 अगर ऊपर है तो एरिया 1 किधर होगा बाबू? तो नीचे होगा। अब R2 नीचे है तो एरिया 2 किधर होगा बाबू? तो ऊपर होगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। नाउ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू एरिया 2 कितना है? 0.9 एरिया 1 का स्क्वायर, और एरिया 1 क्या था? तो एरिया 1 स्क्वायर था। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा सिंपल। R1 अपॉन R2 इज इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे 0.81 एरिया 1 स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया 1 स्क्वायर। एरिया 1 से एरिया 1 कट जाएगा, देयरफॉर R2 बराबर क्या मिल जाएंगे? R2 बराबर मिल जाएगा R1 डिवाइड बाई 0.81। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या दिया था मैंने? दैट इज R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू 100। इससे आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। अब R2 आपको कितना मिल चुका है? देखो तो R2 आपको मिल चुका है कितना? दैट इज R1 अपॉन 0.81 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू हो गया 100। अब सॉल्व करना पड़ेगा इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो R1 माइनस 0.81 R1 डिवाइड बाई 0.81 R1 इंटू हो गया 100। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना मिल जाएगा? 0.19 R1 डिवाइड बाई 0.81 R1।
R1 से R1 कटेगा इंटू 100, यानी सॉल्व करेंगे तो 19/0.81 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखोगे कितना आ जाता है, तो ये निकल करके आता है 23.4%। 23.4%, यानी अगर एरिया को आप 10% डिक्रीज कर देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो लगभग 23.4% इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे साइन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। पहले इसको कॉपी करो, एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास पीएमटी का। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल केसीएल सॉल्यूशन एट 23 डिग्री सेल्सियस इज 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया गया है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों एक ही बात है ना, यानी कप्पा दिया गया है आपके पास कितना, 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। The resistance of a cell containing the solution at the same temperature was found to be 55 ohm। रेजिस्टेंस है आपके पास 55 ओम। आपको निकालना है सेल कांस्टेंट यानी लेंथ अपॉन एरिया कितना होगा। हम लोग फॉर्मूला जस्ट देखे हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। कप्पा कितना है बाबू, 0.012, रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 55, इनटू होगा लेंथ अपॉन एरिया। Therefore, लेंथ अपॉन एरिया बराबर 0.012 इंटू 55 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखें, तो इसको सॉल्व करने के बाद निकल करके आता है 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आज हम लोग कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़े हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। थैंक यू very much।